समाप्त। अब सरकार सामने है और आप सामने, बीच की कोई बाधा नहीं। बहुत इस संबंध में बातें भी हो चुकी हैं कि आपका नकदीकरण चला गया, आपका जो वो सेल टैक्स वाला छूट चली गई, आपकी बहुत सुविधाएं चली गई, आप मिलियों में गिनने का समय हमारे खत्म हो गया। लेकिन अब हद हो गई, और हद यूं हो गई है कि राजकीय कर्मचारी सुबह जब जगता है उससे 1 घंटे पहले 5 बजे अगर जगने का शेड्यूल है तो 4 बजे उसे सपना आता है, जो कहते हैं कि सुबह 4 बजे का सपना बिल्कुल सटीक होता है। उसको, मैं जिस कैडर से बिलोंग करता हूँ, उसको सपना आता है कि साहब आज हमारी वसूली बहुत अच्छी होने वाली है। ग्राम विकास अधिकारी संघ का जो पदाधिकारी कर्मचारी हमारा सुबह जगता है, उसके पहले उसे सपना आता है कि आज हम मनरेगा वाली जो पिछला हमारा टारगेट था वो शायद आज हम फीडिंग पूरी करा दें। हमारे एक आदमी को ले लैब टेक्नीशियन संघ से आपके 4 साल, इनकी स्थिति यह है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और इनके कर्मचारियों के, इनके साथ जो कर्मचारियों के वेतनमान में जमीन आसमान का सरकार ने अंतर करके 5वें वेतनमान से दिसंबर शुरू हुए। और नहीं सुनो, वहां का कुछ और, यहाँ का कुछ और। यहाँ से जो इनके पदोन्नत करके इनके कैडर पर आ रहे हैं, उनको ये वेतनमान आप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार देने की आगे की बात छोटी है, डिग्रेड करने पर। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि कदाचित उन्हें अब एहसास होने लगा है कि जैसे नेताओं का आज की तारीख में परिवेश बदल रहा है, उनकी वेशभूषा बदल रही है, उनका नैतिक पतन हो रहा है। उन्हें यह लगता है कि कर्मचारियों भी ऐसे ही हवा में बातें करने लगे, उनमें आंदोलन की भाग रहे हैं। तो मित्र, कुल मिलाकर मेरा कहना कि अगर आपको इस लड़ाई से लड़ना पड़ेगा तो प्रांतीय नेतृत्व के लोग भी आपकी जिससे नौकरी करते हैं, उनको कोई अतिरिक्त कहीं शिक्षा नहीं दी गई, ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई विशेष क्लास नहीं उनको अटेंड कराई गई, लेकिन उन्होंने करीब से देखा है। आज सहारनपुर में है तो कल किसी दूसरे मंडल में जाकर वहां के कर्मचारियों को परखते हैं, तो जो इनका अनुभव बताता है कि सिवाय आंदोलन के कोई रास्ता नहीं है। हमारे बीच में पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे के जो नए कर्मचारी शामिल हो रहे हैं राज कर्मचारी के रूप में, उनको कदाचित संगठन को सेकेंडरी लेते हैं। इससे और आगे तो अभी नई पोजीशन आई, लेकिन सेकेंडरी लेते हैं। पहले वो अपना काम केंद्र प्रकारण विभाग में जाकर ये जहाँ से उनका काम होता है वो कराना की कोशिश करते हैं। जब वहाँ से फेल हो जाते हैं और कोई उनमें से बुजुर्ग आदमी सलाह देता है कि संगठन के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो बड़े बेमन से आते हैं। और उस समय अगर हमारे पदाधिकारी ने सही ढंग से अटेंड न किया और ये न कहा कि नहीं आपका काम हो सकता है, तो कदाचित वो आदमी अगर एक बार गया तो हमें नहीं लगता कि फिर दोबारा इसकी तरफ कोशिश करेगा। इसलिए मित्रों, अगर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का आपको इतिहास बनाना है, जो पिछले इतिहास की वजह से नारा लगा रहे हैं, बीएन सिंह साहब अमर रहे, आज भी कहा जाता है, एक सोच थी, एक सिस्टम था, एक उनकी कार्य करने की क्षमता थी, और वो अपने आप को माइनस करके, जो कहते हैं ना सेल्फलेस सर्विस, उन्होंने अपने आप को माइनस करके हमेशा सोचा। हमें लग रहा है अब आपको भी ऐसे सोचना पड़ेगा। अब निश्चित तौर पर हमारे यहाँ 200 संगठन से ज्यादा की बात हम भी करते हैं और 18 लाख का दावा हम भी करते हैं कि हमारे साथ 18 लाख कर्मचारी। निश्चित तौर पर बात सही है, लेकिन हमें अब ये देखने की बात आ गई कि इन 18 लाख में से 18 मंडल हैं, और 18 मंडल में हमें लग रहा है कि 18 लाख को डिवाइड करें तो 1 लाख पड़ता है, और सहारनपुर मंडल में 1 लाख से कम नहीं होंगे, ये मेरा दावा। और अगर उस 1 लाख में से ये कुछ 100 लोग नेतृत्व करते हैं तो समीक्षा आपको भी करनी है, मुझे भी अपनी करनी है, और अगर आप न कर पाए तो घर जाकर भी कर लीजिएगा कि 1 लाख लोगों का ये अगर 500 लोग 300 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं तो इन लोगों को कैसा होना चाहिए। मेरा मानना तो है कि आपको मास्टर ट्रेनर होना चाहिए। मैं यही कहकर खुश कि आपको मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर 1 पर 5 का औसत है तो हमें लग रहा है आंकलन आपका गलत है। आपको पर डे 5 आदमी को ट्रेंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सरकार आपके साथ कितनी बड़ी फ्रॉड करने जा रही है, कितना बड़ा आपके साथ आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं आप, अगर आप भी नहीं चेत रहे। निश्चित तौर पर पूरे राज्य कर्मचारियों के इतिहास में सहारनपुर का एक अपना स्थान है। मैं बहुत पहले से सुनता हूँ, जहाँ बीवीएल अग्रवाल सरीखे लोग हैं, हमारे बीच में ऐसे ऐसे भी लोग हैं कर्मचारी समाज में आपके सहारनपुर मंडल में कि जिनका नाम लखनऊ में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन ये सच है कि हम लोग इतने पर सिमट कर रहे हैं। एक प्रदेश के आपके महामंत्री जी आए हैं, प्रदेश के आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी आए हैं, दूसरे संगठनों के लोग आए हैं, और मंडल के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये लोग अगर मास्टर ट्रेनर के रूप में आए तो हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमारे नेता भी ये कहते हैं कि अगर आपको नंबर, जाहिर सी बात है जो मुख्य भूमिका में बैठा हो उसका नंबर बाद में आता है। ये लंच पैकेट थोड़ा सा अभी नहीं बटे हैं, नहीं तो शायद ये भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। हम लोग का अनुभव कहता है, आप भी जानते हैं, आप भी भुक्तभोगी हैं, कि जब तक मुख्य वक्ता का नंबर आता है तब तक कुछ लोग बचते हैं, बाकी सब चाची तो किसी न किसी जरूरी काम से। लेकिन हमारे नेताओं का कहना है
कि 1.5 आदमी बचे तो भी आप अपनी बात कहने से चूकिएगा नहीं। 1.5 से मतलब 2 आदमी बैठे हैं, एक सो रहा है, एक जग रहा है, आप खुश हो जाइए कि कम से कम एक तो सुन रहा है, दूसरा कुछ शर्म के मारे थोड़ी देर के बाद आँख खोलता है तो कुछ तो सुन ही लेता है। जब सुबह पूछा जाएगा कि 2 लोग आप थे भाई बताइए, तो वो नहीं कहेगा कि हम सो रहे थे, वो कहेगा नहीं पूरी बात हमने सुना। क्या कहा तो कुछ तो बताएगा, और निगेटिव नहीं बताएगा, बात तो पक्की। जब निगेटिव नहीं बताएगा तो आपका मिशन कामयाब रहा, ये सोचकर आप जाइए। अब मुद्दे की बात जरा सुन लीजिए, 2 मिनट में दूंगा। प्रदेश के राज्य कर्मचारी आज की तारीख में पेंशन पर 2 भागों में बटे नजर आते हैं। हम बड़े खुश हैं कि साहब हम लकी हैं कि 1 अप्रैल 2005 के पहले हमारी नियुक्ति है, ये बेचारे 1 अप्रैल 5 के बाद वाले हैं, इनको तो पेंशन नहीं मिलेगी। हमने बहुत एहसान कर दिया, दिल्ली तक साइकिल चला के हाईलाइट कर दिया कि इनको पेंशन दिला दिया जाए, ये बेचारे पेंशन विहीन है। गलत फहमी में है आप सभी लोग, हम भी उसी गलत फहमी के शिकार आपके साथ मान रहे हैं कि अभी अगर एक्ट में संशोधन नहीं हुआ, और राज्यसभा में हमारे कई पदाधिकारियों ने कहा इसको सुधार कर लीजिए कि अभी राज्यसभा में पास हुआ है, जो भारत का उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा जो निचला सदन है जिसको हम सभी सांसद के रूप में चुनते हैं, उन्होंने पास नहीं किया, लेकिन शायद इसमें संभावित है तो राज्यसभा में पास है, उसमें वो लोकसभा में नहीं पास है। उस लोकसभा में पास होने से पहले 1935 के इस विधान में, 1935 के कानून में मात्र एक नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संशोधित कर दिया, न सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों को बल्कि पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, इनको छोड़कर शेष पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। किसी की हमें अभी जब हम अपने सामयिक भाइयों की बात कर रहे थे कि साहब सेवा नियमावली संशोधित नहीं है इसलिए इनका समावेशन नहीं हो पा रहा है, और पिछले 4 साल से मैं एक पैर के बल खड़ा हूं, उनका संशोधन नहीं करा पा रहा हूं। अब थोड़ा लाइन में आया, इसलिए कि सेवा नियमावली बड़ी है, कार्यकारी आदेश छोटा है, वो उसको ओवरटेक नहीं कर सकता, इसी वजह से नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। लेकिन सरकार को देखिए आप कि जो एक्ट बना है, कानून बना है, भारत सरकार ने बनाया, उसको एक साधारण शासनादेश से न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, बल्कि देश के सारे प्रदेशों ने भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। और उत्तर प्रदेश की बात जहां तक आती है, इस समय उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी। ये जो इस समय मुख्यमंत्री है, इनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था इस पर्टिकुलर PFRDA के लिए, तो वहां इनके पिताजी न जाने के बजाय एक अशोक वाजपेयी थे, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, उनको भेजा गया था। वो तत्कालीन कृषि मंत्री हुआ करते, योग्य कहलाते हैं, डॉक्टर उनके आगे लिखा हुआ। वो गए थे और मालूम है आपको उन्होंने क्या कहा था उस बैठक में? ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने मुझे अधिकृत किया है कि अगर देश की सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित करना चाहती है, तो मैं ये वादा करके आया हूं वहां पर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे अधिकृत किया गया है कि उसी दिवस से मैं भी अपने प्रदेश में लागू कर दूंगी, यानी बैक से लागू कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। अभी हमारे वाजपेयी जी ने कहा, हमारे दूसरे पदाधिकारियों ने भी बहुत इस बात को बहुत गहनता से कहा कि सरकारें सब एक सी होती, इन पर आप इस भ्रम में न रहिए कि कल्याण सिंह आएंगे तो बहुत अच्छा कर देंगे, और वो साहब मोदी जी आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा कर देंगे, मनमोहन सिंह हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरा आएगा तो आपको तारे तोड़ के ला, कुछ नहीं करेगा। सब एक सी बात करें। अभी आप 2 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देखिए, उस पर लिखा है कि सरकार का 5 तारीख से जब बजट सेशन, ये मानसून सेशन आहूत किया गया था, उसके पहले लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज जी को उन्होंने बुलाया था, बैठक किया था, और उस पर उन्होंने सहमति ले लिया कि सब बातें आपकी मानेंगे, लेकिन PFRDA को भी हमें पास कराना देंगे, यानी कि दोनों में गठजोड़ हो गया। और आपको ये बात मान कर चलना पड़ेगा कि अगर आप इनसे नाराज हैं, इस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं और इनकी जो अर्थशास्त्र से नाराज है, P चिदम्बरम के अर्थशास्त्र से नाराज हैं, तो आपको ये जानकर और कष्ट होगा कि उस समय जब PFRDA बिल इंट्रोड्यूस हुआ था भारत के हाउस में, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अगर परिवर्तन होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को शांति मिलेगी। हमें लग रहा है कि जो हमारा अधूरा काम था हमारे उत्तराधिकारी ने पूरा किया। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय आंदोलन के, और आंदोलन पर अगर चल चुके हैं तो आपको आगे ही बढ़ना, पीछे का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं कह रहा था कि 1 अप्रैल 2004 से पहले और 1 अप्रैल 2005 से पहले और उसके बाद के मृत कर्मचारी नहीं, अंशदायी पेंशन योजना में आपका वेतनमान, ग्रेड वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर 10% कटौती का इंतजाम उसमें किया गया है, और उसी बिल में लिखा है कि इतनी धनराशि नियोक्ता द्वारा आपके खाते में जमा की जाएगी। आपका खाते का मतलब परमानेंट रिटायरमेंट
अकाउंट नंबर एक खोली जाएगी, एसडीएल कंपनी खुलवाएगी और उस पर सारा पैसा जाएगा। आपका 10% अगर 1500 जा रहा है तो 1500 गवर्नमेंट जमा करेगी जो नियोक्ता है। अगर भारत सरकार कर्मचारी तो भारत सरकार, अदरवाइज आपकी स्टेट गवर्नमेंट इतना जमा करेगी। और वो जब रुपया जमा हो जाएगा तो वो शेयर बाजार में भेजेगा। इसके लिए एक ट्रस्टी बनाया, ट्रस्ट का बोर्ड बनाया गया, उसमें यूटीआई भी है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी है, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों का एक ज्वाइंट बनाया गया और वो रुपया लोग इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि पैसा आपका और इन्वेस्ट कोई और करेगा। बड़ा सा प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके निचले स्तर से लेकर प्राधिकरण का चेयरमैन तक होगा, यानी भारी भरकम इस्टेब्लिशमेंट, वो भी आपके इसी पेंशन निधि से भी पैसा वो भी जाने वाला है। और दूसरी बात, आप यथार्थ में जाइए, सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी 2-1 मिनट के लिए मैं आपको समझ लेना चाहूंगा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्त कर्मचारियों का 10% कट रहा है पैसा। आप जानते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अभी आपका अकाउंट नंबर अलॉट नहीं हुआ, और अगर अकाउंट नंबर अलॉट नहीं है और वो पैसा कट कर कहीं रखा जा रहा है तो कहां रखा जा रहा है? ये बात गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया है उन्हें भी नहीं पता। उनका ये कहना है कि तेजी से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि आपको रुपया कहां जा रहा है। अब हद हो गई इस बात की। और इसी के ऊपर और कि जो 10% आपका जा रहा है, कमिटमेंट है कि 10% हम भी देंगे। जब वो 10% अपनी बजटीय व्यवस्था में नहीं व्यवस्था किए हैं तो देंगे कहां से? सर आपके बात मामला में तो ये है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, तो जो पैसा आया उसका हिसाब है, जो पैसा जा रहा है उसका हिसाब है। तो आने वाले को तो आप जाने रिसोर्सेज ऑफ इनकम स्टेट गवर्नमेंट जाने, लेकिन जाने वाले में एक पैसे का उनका हिसाब है और उसमें 2 पैसे भी नहीं लिखा कि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में हमें जमा करना है। और जब जमा ही नहीं कर रहे तो हमारा पैसा किसी बट्टे खाते में पड़ा है जिसको सब गुच्छरे उड़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो कर्मचारियों के खून पसीने के इस पैसे का ऐसा बंदरबाट हो रहा है और हम लोग अभी इसका एहसास नहीं कर पा रहे। और अगर अब एहसास न करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब तो 2012 में आपके कंधे पर जिन्होंने छलांग पैर रख के छलांग लगा लिया और उनका 200 से ज्यादा विधायक हो गए, वो कह रहे हैं हमारा पक्का। अब तो दिल्ली की बारी है, 2014 में दिल्ली दिखाई दे रहा है और वो भी आपके कंधे पर पैर रख के जंप करने की तैयारी है। क्या ये उचित समय नहीं है कि उनसे कहा जाए कि जरा हमारे कंधे से पैर हटाइए, हमारे बराबर आइए और नजरें मिलाकर हमसे बात करिए कि जो आपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां, उनके पदोन्नति और भत्तों के संबंध में हम न्याय करेंगे, न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? और अगर उसके संबंध में कुछ नहीं कहना तो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर 80 सांसद चुनकर जाते हैं और ऐसे अगर प्रदेश के नाते आपको वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यालय दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, तो घर की बात है, पहले बैठकर हमारा हिसाब समझ लीजिए। जो देनदारी आपके ऊपर है पहले वो हिसाब करिए। इन कर्मचारियों के भूखे पेट के ऊपर पैर रखकर आप दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, हम समझते हैं कि प्रदेश का कोई कर्मचारी इस बात पर कतई सहमत नहीं होगा और उनको इनका जवाब प्रशासन देगा। एक बात और मित्र कि ये भारत सरकार ने अभी 80% आप ये ले रहे हैं, हमारी 3 मांगे भारत सरकार ने जो आप मांग पत्र देने जा रहे हैं जिसको हमारे चंद ने आपने अनुमोदित किया होगा, 90-10% उनका अगले की घोषणा होने वाली है, 90% हो गया। क्या जरूरी है कि 1986, 96, 2006 के बाद 2016 में ही आयोग कटी? देखो उसकी टाइम की फाउंडेशन तो कुछ है नहीं। तो अगर महंगाई को आप 2 अर्थशास्त्री मिलकर नहीं रोक पा रहे और 4 साल में ही 100% को क्रॉस कर रही है तो वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है? और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको इस पर भी पुनर्विचार करना होगा कि सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन मुद्रास्फीति की जो दर है वो आपके कंट्रोल से बाहर है। एक बार 7% हुई तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया कि साहब इन्फ्लेशन रेट इस बार इतना ज्यादा बढ़ गया कि 7% इनको डीए देना पड़ रहा है, लेकिन तब से वो नीचे नहीं आया, 8% गया। अब तो पिछली बार भी 10 गया, इस बार भी 10 गया, अब ये जो अगला वाला आने वाला है वो भी 10% गया। तो ये वर्तमान में इस देश की अर्थव्यवस्था है और ऐसी अर्थव्यवस्था में आप अगर कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्र से किसी एक आएगा कि कुछ ऊपर से छप्पर फाड़ के आपको देने वाले होंगे, हमें लग रहा है कि अभी समय पूरा हो चुका, इस पर बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से इनकम टैक्स स्लैब की है, इधर से थोड़ा बहुत अगर बढ़ा, डीए की वजह से बढ़ा या वेतनमान की वजह से बढ़ा तो उन्होंने स्लैब लगा दिया इनकम टैक्स की और जो रुपया आया 11 महीने, जैसे हमारे गणेश जी कहते हैं बिल्कुल सही बात कि 12 महीने पहले तो हुआ करता था कि मैं 13 महीने की तनख्वाह मिलती थी, 12 महीने नौकरी को 1 महीना वो मिल जाता था नकदी काम। काम खुश होते थे, बच्चों के एडमिशन करा लिए, दूसरे काम कर लेते थे।
अब सरकार की कुदरत देखिए और आपका जो शालीन व्यवहार देखिए, जिसे हम यही वर्ड कहेंगे कि शालीन व्यवहार आपका है कि उन्होंने 12 महीने तो आपसे काम लिया और 11 महीने का वेतन दिया, कम से कम 1 महीना तो इनकम टैक्स का ले ही ले रहा है। तो इधर दे रहे उधर आपसे ले रहे, आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये भारत सरकार के विषय में। अब मित्र एक छोटी सी झलक उत्तर प्रदेश सरकार की मांगों के संबंध में देखिए। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो सहारनपुर में रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर इसको 10% अपने मूल वेतन का देते हैं, मूल वेतन से मतलब ये हुआ कि उनका मूल वेतन, ग्रेड वेतन और प्लस महंगाई भत्ता, इतने को मिलाकर अगर 10% के रूप में उनको एचआरए दिया जाता है, तो प्रदेश का कर्मचारी अगर उसी ग्रेड वेतन में 1800, 2000, 2200, जिस पर भी 2400 का काम करता है, उसको 10 साल के लिए एचआरए फिक्स कर दिया गया। इस बीच कोई मकान मालिक किराया नहीं बढ़ाएगा। ये हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के जो उच्चस्थ लोग बैठे हैं उनसे कमिटमेंट है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को आज की तारीख में जो मकान आप दीजिए वो 10 साल उसमें बढ़ाना नहीं, वही चलता रहेगा। लेकिन अगर भारत सरकार का कर्मचारी है, उसको हर 6 महीने बाद जब डीए बढ़ रहा है तो उसका एचआरए बढ़ रहा है। और इस लाभ हानि को अगर आप देखिए तो 1 दिसंबर 2008 को जो भारत सरकार का कर्मचारी और प्रदेश सरकार का कर्मचारी में अगर 19-20 अंतर था, तो -1, 2 या 3 यानी मैक्सिमम 3 रुपए का डिफरेंस था। और वही अगर उस समय का जो वेतनमान 5500 वाला ले लीजिए तो उस पर बहुत ज्यादा अगर अंतर था तो 7 रुपए का अंतर था। ये केंद्र और भारत सरकार के कर्मचारी का था। और उन्हीं का आज नए ग्रेड पे में अगर परिवर्तित आज आप चार्ट देखिए तो उस पर यह स्थिति स्पष्ट आ रही है कि 483 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति माह आपका नुकसान हो रहा है। इतनी बड़ी भरपाई गड़बड़ हमारे प्रदेश सरकार हमारे साथ कर रहे हैं। सीसीए की बात मैं करता हूं, कुछ लिमिटेड शहर ऐसे हैं जहां पर सीसीए देते हैं। हमने साफ राज्य परिषद के मांग पत्र में कह रखा है कि हमें सीसीए नहीं चाहिए। भारत सरकार से अब आगे इक्वलिटी करते हैं तो हमको परिवहन भत्ता दीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दीजिए। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बिल्कुल साफ मिनिमम से मिनिमम कह दिया है कि छोटे शहरों में 400 रुपए प्लस दिए और थोड़ा बड़े शहरों में 600 रुपए प्लस दिए दे दीजिए, क्या दिक्कत है इस बार। लेकिन डीए से जोड़िए उसको, और जब डीए से जोड़ेंगे तो यही बात आई थी चाहे हाउस रेंट का या ग्रामीण आवास भत्ता के लिए या टीए के लिए और स्टेशनरी के लिए। प्रदेश सरकार आपकी बातों से सहमत तो अवश्य है, महसूस करती है कि नहीं बात तो आपकी जायज है, लेकिन बात वही आती है कि साहब हमारे पास संसाधन कम है। जब बहुत कोई ऐसी बात होगी तब देखा जाएगा। तो कुल मिला के ये मेरा कहना ये है कि जब बहुत कोई ऐसी बात होगी, अभी 26 संभाग हमारे कम से कम ऐसे हैं प्रदेश में जिनकी वेतन विसंगतियां आप क्रिएट करने के बजाय उसको डिग्रेड कर दिए, उनको डाउन कर दिया और सब लोग अलग अलग गाने लगा रहे हैं, अलग अलग चिल्ला रहे हैं और सब लोगों की परेशानी बिल्कुल खड़ी हुई। वित्त विभाग के अधिकारियों का मित्र मैं साफ बता दूं आपका उनका कहना है कि अब हमारा गुजारा बंद हो चुका छठे वेतन आयोग का। अब ऐसे लोगों को हम सिर्फ उलझा कर रखना चाहते हैं। अपने प्रशासकीय पहले विभागाध्यक्ष से लाइए, फिर अपने प्रशासनिक विभाग से लाइए, फिर फाइनेंस को लाइए और इसके बाद भी अगर कुछ छन के आता है तो फिर हम मुख्य सचिव समिति को ले जाएंगे। इतने दिन हो गया सरकार को आए हुए और वो वेतन समिति को गए हुए। अब मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक जो अब एक्सपेक्टेड है कि 12 अगस्त को शायद होने जा रहे हैं और उस बैठक में कुछ मामले चिकित्सा के, कुछ फील्ड के उसमें जाने की तैयारी में है, ऐसा सुनाई में दिया। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वित्त विभाग का जो खर्चा धरता है उनका कहना क्या है आप सुन लीजिए। उनका कहना है कि हमने पूरा सब बंद कर दिया है अकाउंट, अब कुछ नहीं है, संचालन हम किसी तरह से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि अगर कोई विभागाध्यक्ष या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ उनका प्रशासनिक विभाग जो शासन में गवर्न करता है उसकी वास्तविक डिमांड अगर बहुत जोरदार ढंग से प्रस्तुत की जा रही है और हमें लग रहा है कि नहीं इसे करना ही पड़ेगा, उस पर हम विचार करें। तो ऐसे प्रकरण जिनमें वास्तविक रूप से उन्हें लग रहा है कि यद्यप हमारे हिसाब से कौन वास्तविक नहीं और नाजायज जो कहना है कि जिस सबसे ज्यादा दबाव डाला जा रहा है वो भी स्पष्ट तौर पर हो रहा है, ऐसे लोगों के दबाव यदि आप नहीं बनाएंगे तो ये प्रदेश सरकार कुछ करने वाली नहीं। अब बात वही आज जब सभी लोगों ने कहा कि हमें लग रहा है कि हो सकता है महीने 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी हो जाए और अगर ये भारत सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो कुछ नहीं करना, कर्मचारियों को देने के लिए कोई आचार संहिता वाले नहीं आएंगे, लेकिन वो काम सारे बंद हो जाएंगे अपने छोड़कर कि साहब आप क्या करें, हम तो देना चाह रहे हैं, आचार संहिता लग गई, अब इसके बाद हम देखेंगे, आप हमारा सहयोग करिए, हमें वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री बनवाइए, फिर हम आपकी बात को देख लेंगे। यानी इंडलेस है वो, फिर कभी ना खत्म होने वाला है। इसलिए उचित समय है कि
कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का ये जो कार्यक्रम आया है, इस कार्यक्रम में अब कोई ये न कहे कि साहब हमें जानकारी नहीं है, अब कोई ये न कहे कि हमें इसी जानकारी होती तो मैं ये कर देता। अब सभी जितने 18 लाख का हम दम भरते हैं, हमें लग रहा है कि अब ये देखने की आवश्यकता नहीं रही कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, महासंघ या जो दूसरे अन्य घटक या हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जो अलग अलग अपने लोग बना रहे हैं, उनका भी कोई आदमी आपसे बात करने आता है तो आपके पास वो तार्किक शक्ति होनी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आप दूसरे संपर्क से होंगे, दूसरे कैडर से होंगे, किसी दूसरे गुट को भी आप मान रहे होंगे, आपको वास्ता है उस गुट का कि हमारी बात को आप गौर से सुन लीजिए और जिस दिन मैं रैली निकालूं उस दिन हमारे साथ खड़े हो जाइए। जिस दिन मैं कार्य बहिष्कार करूं अपने देवता को पूछिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, निश्चित तौर पर पूछिए, हमारा वैसे भी सिद्धांत है इस देश का कि सब लोग अपने अपने धर्म में चले, लेकिन उस दिन एक साथ खड़े हो जाइए तो कम से कम हम दिखने में तो आवे कि साहब हम भी राज करना चाहते हैं। और ऐसे में अगर आप खड़े हो गए तो मेरा दावा है इस बात का कि इस प्रदेश की सरकार में वो ताकत नहीं है। अभी एक हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा IAS का, हम लोग बार बार उनको लेकर टाइम खराब कर देते हैं, लेकिन ये आप पक्का मान लीजिए कि वो IAS ही हैं कि इतनी बड़ी ज्यादती झेल कर बर्दाश्त कर जाए। मुख्यमंत्री ने एक गुड़की पिलाई तो अपने अपने घर बैठ गए। आपके सामने उनकी ताकत नहीं है कि आपकी किसी बात को वो जवाब दे सके, क्रांति लेकर तो जवाब दे सके। आपकी तो बहुत बड़ी दूर की बात करके तो देखें, उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हमारी बात का जवाब दे सकें। सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन वही अर्थ की जो बात करके किनारे हो जाते हैं। ये सब बातें आपके सामने हैं। मैं पुनः आपको एक बात ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि निश्चित तौर पर हमारे बीच में भी आया कि फील्ड फेडरेशन में हमारा काम कर रहा है। अब इन बातों का समय खत्म हो, जो काम कर रहा है उसे करने के दीजिए। फील्ड फेडरेशन काम कर रहा है या दूसरा और संगठन काम कर रहा है, एक हमारे बीच में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ बहुत बड़ा हमारा संबद्ध घटक संगठन है, हमारे साथ दिन पर दिन हमारे साथ 24 घंटे साथ रहने वाला है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाय द वे डेट एक हो जाने की वजह से उनका आज और कल का कार्यक्रम आप क्या कहिए, किससे कहेंगे जाके, ये तो वो नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि सबको अपनी पहचान बनानी, हमारे दूसरे अपने संगठन है जिन्होंने अपने टाइम दे रखे, अपनी डेट दे रखी है, बाय द वे वो डेट कहीं कहीं दो डेटें हमारी टेली करना है, तो कौन क्या कर रहा है इससे मतलब न मत करिए। आप किसी तरह मत दिखिए, एक बड़ी लाइन हमें खींचना, और जब वो बड़ी लाइन खींच देंगे तो ये छोटी लाइन कुछ तो उसी लाइन में ही आ जाएंगे, जो नहीं है वो छोटी दिखाई देंगी। और जब छोटी दिखाई देंगी तो अभी 4 साहब हमें बता रहे थे कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जो दूसरा गुट है वो अपने आप को स्वयंभू बनता है। उसने अपने मुखपत्र में लिखा है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लखनऊ से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा निकालकर एक ऐतिहासिक काम किया है। मैं समझता हूँ कि वो देवर के वो आदमी है कि उसने अपना नाम नहीं लिखा, इसलिए कि लोग कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद फला वाला था। इसका मतलब कि आपकी लाइन बड़ी होती जा रही है, लोग इसमें मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जिन पर आपको बड़प्पन के नाते सोचना पड़ेगा, और उस लाइन पर जब आप चलेंगे तो सब लोग मिलते जाएंगे। और अभी समय है मित्र, अभी अगस्त की शुरुआत हो रही है और सितंबर के लास्ट में हमें आंदोलन की आखिरी पड़ाव यानी कि पूर्ण हड़ताल पर जाना है। आज प्रण करिए सभी लोग एक एक करके कि कम से कम कल से 5 कर्मचारियों का औसत लगाएंगे और पर डे 5 को कहेंगे कि आप भी 5 को करिए। हमें लग रहा है इतने दिन में तो इतने लोग रिवाइज हो जाएंगे 4 बार, और फिर आंदोलन जो होगा वो 66 वाली बात जो करने का हमें भी स्वर्णिम भविष्य देखने को मिलेगा। हम भी इतिहास बनाएंगे कि 93-94 भी हमारे सामने आया, 66 हमने सुना था, लेकिन उसके बाद 2013 भी आपके सामने आया। इन सब बातों को कहते हुए आपसे अपेक्षा करते हुए कि अपने नेतृत्व आपके 4 साहब हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मुजफ्फरनगर के साथी हैं, इतने लोगों पर विश्वास करते हुए इनकी रैलियां आयोजित करिए, इनके गोष्ठियां ऑर्गेनाइज कराइए, कार्यालयों में गेट मीटिंग करिए, और जो लोग कार्यालय में काम कर रहे हैं उनको झकझोरिए। कल मैं 1 सेकंड और बोलेगा, कल एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। हम लोग मुरादाबाद के इसी मंडलीय कार्यक्रम में ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर कार्यालय में गए। कमिश्नर साहब नहीं थे, अपराधिक कोई नहीं थे, एक उनमें से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो निकल कर आ गए, अकड़ के खड़े हो गए, लाइए साहब ज्ञापन हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे वहाँ। हमारे वहाँ जो पदाधिकारी उनको पहचान नहीं करे, ये तो बड़े बाबू है, इनको कैसे देते। वो बात बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि वहाँ पर हम लोगों को हड़ताल जैसी घोषणा करनी पड़ी, रोड पर बैठना पड़ा, और आधा घंटा कार्यक्रम चला। और जैसे ही पता चला जिला प्रशासन को कि साहब वहाँ कर्मचारियों ने रोड जाम कर दी, एक मुश्किल से 3 मिनट के अंदर वहाँ से मजिस्ट्रेट आए, भूल माफी मांगी, और हम लोगों को ये कहने का मौका मिला
कि ये प्रशासन है, आप जो अंदर घुसकर बैठे हैं, आप गलतफहमी में, पेंशन आपकी भी जा रही है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं, वो मैं भूल गया था ये बात कहने के लिए कि 2005 के जो पहले के नियुक्त हैं, वो जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उस दिन एक ही नोटिफिकेशन से आप लोगों की कटौती अब शुरू होगी। इनकी तो 2005 से शुरू हो रही है, कुछ 10-20 हजार रुपए इनके खाते में हो गया होगा, आपकी तो आज की तारीख से शुरू हो गया होगा। आप 5 साल रिटायरमेंट हो गया तो इतनी धनराशि नहीं मिलेगी शेयर बाजार के बाद कि आप जाकर सब्जी खरीद लाओ, इनके लिए तो फिर भी पेट्रोल भराने का इंतजाम होगा। इसलिए यह गलतफहमी में न रही है कि दो तरह के 1-4-5 से पहले 1-4-5 के बाद, अब सब एक ही नाले में आने वाले हैं और जहां कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उचित समय है कि अभी भी खेत जाइए और खड़े हो जाइए एक साथ। हम बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं सहारनपुर से। अगर हमने बनारस में जाकर आह्वान किया है कि निश्चित तौर पर पूर्वांचल साथ है, तो मुझे फक्र है सहारनपुर से कि पश्चिम का ये जो सूर्योदय का जो आपका रास्ता आता है, यहाँ से रास्ता निकलेगा और दिल्ली तक जाएगा और लखनऊ तक जाएगा, जिसके हम सब साथी बनेंगे, साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने बड़े आयोजकों का और यहाँ के जिला नेतृत्व का, विशेषकर हमारे चार्टर का, हमारे भी जो डीपी अग्रवाल साहब उपस्थित हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय संघ। धन्यवाद आदरणीय महामंत्री। मैं आपको धन्यवाद कि पूर्व 5 ऐसा कर्मचारी